हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट होगा, वो होगा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से पहले अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी का अर्थ जानते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब होता है कि किसी भी अननोन स्ट्रक्चर, यानी कि आपके पास अगर मान लो अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री के अंदर कोई खोज होती है, नए कंपाउंड्स की खोज होगी, तो उस कंपाउंड की डिटर्मिनेशन करने के लिए, यानी उसकी स्ट्रक्चर, उसके अंदर कितने बॉन्ड है, कितने एटम्स हैं, उन सब बॉन्ड वगैरह की अगर अपन पता लगाएंगे, वो है आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा ही पता लगाया जा सकता है कि इसमें कितने बॉन्ड है, कितने एटम्स हैं और किस किस के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, क्या आपका वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये सारी डिटर्मिनेशन किसके द्वारा की जाती है? स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा की जाती है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब ही ये होता है कि अगर किसी भी अज्ञात पदार्थ की संरचना ज्ञात करने के लिए एक मेथड यूज़ किया जाता है या मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, वो होता है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी कि अपन प्रैक्टिकल करके ही किसी भी अन्य अज्ञात पदार्थ की संरचना ज्ञात कर सकते हैं, अदरवाइज ज्ञात नहीं कर सकते। ओके, तो अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब ही यही होता है कि अगर अपने पास अज्ञात पदार्थ है, उसकी संरचना ज्ञात करनी है या किसी भी एंगल से उसको डिटर्मिनेशन करना है, यानी कि उसका बॉन्ड एंगल पता लगाना है या उसकी बॉन्ड लेंथ पता लगानी है, या उसके अंदर किस तरीके के ग्रुप प्रेजेंट है, हेटेरोएटम प्रेजेंट्स है या उनके कार्बनिक पदार्थ है तो वो सब डिटर्मिनेशन करने के लिए अपन जो मेथड्स यूज़ करते हैं वो स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है। ओके, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्ड कहाँ से आया? आपके लाइट से लिया गया, यानी कि स्पेक्ट्रो का मतलब कि आपके पास कोई रेडिएशन होगा। स्पेक्ट्रम कहाँ से आता है? जब अपन सनलाइट से किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो आपके एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है विबग्योर का, है ना, यानी कि सातों कलर एक साथ प्राप्त होते हैं, उसे अपन बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ओके, तो इस स्पेक्ट्रम वर्ड से ही अपन इसे स्पेक्ट्रो, यानी कि जो अपना इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कि यूवी यूज़ करें तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, और अगर आईआर यूज़ करें तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया। तो इन स्पेक्ट्रोस्कोपी को एक मशीन होगी आपकी, है ना, तो उस मशीन को अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। ओके, जैसे पीएच मीटर बोलते हैं, पीएच ज्ञात करने के लिए पीएच मीटर यूज़ किया जाता है, वैसे ही किसी भी अज्ञात पदार्थ की स्ट्रक्चर ज्ञात करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ किया जाता है। अब बात ये आती है कि आपके अलग अलग प्रकार की रेडिएशन यूज़ की जाती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी कई प्रकार के होते हैं, जैसे आईआर हो गया, यूवी हो गया, है ना, माइक्रो हो गया, रेडियो हो गया, या कह सकते हैं एनएमआर हो गया, प्रोटॉन एनएमआर हो गया, कार्बन एनएमआर हो गया, और आपके कई प्रकार के हैं जैसे कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी बहुत प्रकार के होते हैं आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब एक अज्ञात पदार्थ की एनालिसिस किया जाता है तो उन सभी स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ किया जाता है। किसी एक स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा अपन डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते कि इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से होगी। ओके, तो आज अपना जो है अपने सिलेबस में है वो आपके यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी एक रेडिएशन है। अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी में अलग अलग प्रकार की रेडिएशन यूज़ की जाती है, क्योंकि हर एक रेडिएशन एक स्पेसिफिक होती है। जैसे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में रेडियो वेव यूज़ की जाती है, यूवी के अंदर यूवी रेज, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूवी रेडिएशन यूज़ की जाती है, जैसे वाइब्रेशन के अंदर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ की जाती है। इस तरीके से प्रत्येक स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए अलग अलग प्रकार की रेडिएशन यूज़ करते हैं। ओके, क्योंकि एक प्रकार की रेडिएशन कभी भी, देखो आपके मान लो कोई कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड हो सकता है, अज्ञात कंपाउंड है, उसकी अगर अपने पास डिटर्मिनेशन करनी है, मान लो उस रेडिएशन की रेंज के अंदर वो एक्साइटेशन ना हो पाए या उसके अंदर कोई भी चेंजेस ना हो, जैसे कॉस्मिक रे ले, यहाँ पर कॉस्मिक रे के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं हो पाएंगे, है ना, कॉस्मिक रे और गामा रे, एक्स रे यूज़ कर लें। अगर रेडिएशन किसी भी कंपाउंड लिया, मान लो अपन ने कोई भी कंपाउंड लिया, उस कंपाउंड पे अपन क्या लिया, गामा या एक्स रे या कॉस्मिक रेस डाली, तो ये इन रेस की क्या है, वेवलेंथ कम है लेकिन एनर्जी तो सबसे ज़्यादा है। अगर एनर्जी इन सब की ज़्यादा है तो क्या होगा, इनमें
बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यानी कि इन कंपाउंड के लिए वो सेंसिटिव ही नहीं होगा, वो रेस सेंसिटिव नहीं होती, वो क्या करवा देगी, बॉन्ड को ब्रेक करवा देगी। जब आपका कोई कंपाउंड ही टूट जाएगा, यानी कि उसके अंदर कोई बॉन्ड ही नहीं बचेगा, तो उसकी स्ट्रक्चर कैसे डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसीलिए एक निर्धारित रेंज की अपन रेडिएशन यूज करते हैं। अब आपके आती है जैसे कि EMR, कोई आपकी सनलाइट है, देखो सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने से पहले थोड़ी रेडिएशन का नॉलेज होना जरूरी है कि किस तरीके से होता है, आखिरकार क्या क्या होता है रेडिएशन के अंदर, यानी कि विकिरण के अंदर। आपके सनलाइट में EMR रेडिएशन होती है, EMR यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन भी होगी आपके और मैग्नेटिक रेडिएशन भी होगी। ये ड्यूल नेचर की होती है, यानी कि आपके ड्यूल नेचर का मतलब ये हो गया कि आपके इसमें कणीय भी प्रकृति पाई जाती है और तरंगे भी पाई जाती है, और इसमें दोनों प्रकार की रेडिएशन है। देखो एक मैग्नेटिक भी हो और इलेक्ट्रॉनिक भी है। ओके, तो ये दोनों प्रकार की रेडिएशन पाई जाती है। इन रेडिएशन के अंदर सनलाइट आ रही है, सन की किरणें आ रही है ना, तो उसके अंदर जितनी भी रेडिएशन अलग अलग प्रकार की रेडिएशन होगी। जैसे इन रेडिएशन को अलग अलग पार्ट में अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक्सरे हो गई, उसी में गामा भी आती है, यूवी भी आती है, IR भी होती है। अब इनकी रेंज सबकी अलग अलग होती है। रेंज का मतलब कि मान लो इस तरीके से करते हैं, रेडिएशन इस तरीके से आए, कोई किसी की रेंज हो, किसी की बहुत ज़्यादा रेंज होती है, तो इन सब की रेंज अलग अलग प्रकार की होती है। तो उस रेंज के हिसाब से, उस रेंज के आधार पर अपन रेडिएशन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, अब बताएंगे कि इनका यूज भी किस तरीके से किया जाता है। फर्स्ट आता है अपने कॉस्मिक, है ना, कॉस्मिक हो गया, गामा हो गई, एक्सरे हो गई, यूवी हो गई, IR हो गई, और आपकी माइक्रो हो गई, और रेडियो हो गई। ये आपके रेडिएशन है ना, कॉस्मिक, है ना, कॉस्मिक किरणें, गामा का मतलब गामा किरणें, अक्स का मतलब अक्स किरणें आपकी, यूवी का मतलब होता है पराबैंगनी किरणें, और IR का मतलब होता है इंफ्रारेड, यानी कि आपके अवरक्त तरंगे। देखो यूवी के अंदर आपके दोनों ही क्षेत्र आते हैं, विजुअल यानी कि दृश्य तरंगे और पराबैंगनी तरंगे यूवी के अंदर ही आते हैं। अगर इन्हें अलग अलग डिफाइन करना हो तो ये हो गया पराबैंगनी तरंगे, और यहाँ हो गई विजुअल यानी कि दृश्य तरंगे, यहाँ हो गए आपके अवरक्त तरंगे, माइक्रो यानी सूक्ष्म तरंगे, और रेडियो में रेडियो तरंगे पाई जाती है। इस तरीके से ये रेडिएशन, ये आपके अलग अलग प्रकार की तरंगे होती है। इनकी हर एक की एनर्जी भी अलग होगी और वेवलेंथ भी अलग होगी। इसी के आधार पर इन्हें रेंज में डिवाइड किया जाता है कि इसकी रेंज यहाँ तक होगी। ओके, अब आपके पास फॉर्मूला आता है E बराबर hc/λ, यानी कि आपके पास एनर्जी के विकर्णुपाती होता है आपके तरंग दैर्ध्य, है ना। वेवलेंथ किसके विकर्णुपाती होता है, वेवलेंथ और एनर्जी एक दूसरे के डायरेक्शन में प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि अगर किसी की एनर्जी बढ़ रही है तो वहाँ क्या होगी, लेमड़ा कम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ अगर लेफ्ट टू राइट चलते हैं, अपन लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो अपने पास एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होगी। और अगर एक मिनट, हाँ, अगर अपन लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। जब अपन अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे यानी कि अपने पास क्या होगा, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं, विकर्णुपाती होते हैं। अगर एनर्जी का ऑर्डर पूछा जाए कि इन रेडिएशन का एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है, तो एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, कम होगी, यानी कि सबसे ज़्यादा इनकी एनर्जी होगी। तो अपन कह सकते हैं कि अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इसके अंदर अगर अपन कॉस्मिक से रेडियो की तरफ जा रहे हैं तो एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। जबकि अपने पास लेफ्ट टू राइट जाने पर
वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेडियो की होती है, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, कॉस्मिक की होती है। और सबसे ज़्यादा एनर्जी पूछा जाए तो इसकी होगी, और सबसे एनर्जी कम रेडियो की होती है। ओके, क्योंकि एक दूसरे के इनमें अगर इनका रिलेशन है तो रिलेशन क्या है इनका भाई, Hc/λ होता है। तो ये इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, ई लेमडा, यानी कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो इस तरीके से अपन इन्हें डिवाइड करते हैं। अब बात ये आती है कि क्या सभी आपके पास जो रेडिएशन है वो सेंसिटिव है, क्या सभी से अपन किसी भी अननोन पदार्थ का या अननोन कंपाउंड की स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि अपने पास जितनी रेडिएशंस है, ये जितनी आपके पास तरंगे हैं, तो हर एक कंपाउंड किस में सूटेबल होता है, यानी कि वो कंपाउंड उस रेडिएशन के लिए सूटेबल है या नहीं है, क्या उस कंपाउंड का उस रेडिएशन की अगर कोई रेडिएशन डाला जाए तो वो ब्रेक हो रहा है या उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि जब अपन स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन करते हैं तो उस कंपाउंड में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए, जैसा कंपाउंड है वैसा ही रहना चाहिए, उसके अंदर कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होना चाहिए या वो टूटना नहीं चाहिए। तो अपन सभी रेडिएशंस यूज़ करते हैं, क्योंकि अपना कंपाउंड में जो सैंपल लिया जाता है वो बहुत कम अमाउंट में लिया जाता है, कभी भी हम ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेते हैं, तो वो अमाउंट अपने को वैसे की वैसी वापस भी प्राप्त होनी चाहिए। यही होता है जब प्रैक्टिकल कोई कर रहे हैं तो अपने पास क्या होता है कि वो जो जिसका कर रहे हैं एनालिसिस वो अपने को वापस भी प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि सैंपल ही बनाया जाता है। जब खोज की जाती है किसी को तो एक सैंपल छोटा सा लिया जाता है, यानी कि बहुत कम अमाउंट में यूज़ किया जाता है। अब आपके आते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी कई प्रकार के होते हैं, तो किन में कौन सी रेडिएशन यूज़ की जाती है। ओके, तो देखो आपके जो तीन ही रेडिएशंस है वो तो आपके यूज़ नहीं की जाती है किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, क्योंकि इनकी एनर्जी है सबसे हाई। अगर एनर्जी किसी भी, मान लो आपके पास कोई कंपाउंड है, उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो, तो उस कंपाउंड में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या जो बॉन्ड्स होंगे वो तो वैसे ही ब्रेक हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स हाई स्टेट में जाएंगे, ज़्यादा ही हाई स्टेट में चले जाएंगे तो बॉन्ड ब्रेक ही होते हैं। क्या होता है इनमें लेवल्स किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, वन इस तरीके से लेवल है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक जा सकता है तब तक कुछ नहीं होगा उस कंपाउंड में, अगर यहाँ तक चला गया तब भी कुछ नहीं होगा। लेकिन वह इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ तक चला गया, यानी कि जो एक्साइटेशन लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो क्या होगा, आपके बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ऐसे ही बॉन्ड ब्रेक होता है, कोई आपके बॉन्ड को कोई तोड़ता नहीं है। क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हायर स्टेट में जंप कर जाता है। आपने कभी देखा हो कि कोई रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन मान लो आपके या तो आपके किसकी प्रेजेंस में हो, डेल की प्रेजेंस में, आर्चन्यू की, या टेम्परेचर बता देंगे इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की प्रेजेंस में हो रही है, तो क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक ही होते हैं। वहाँ बॉन्ड ब्रेक होके वहाँ न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, क्योंकि वहाँ क्या होता है, आपके रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों प्रेजेंट होते हैं। बट यहाँ क्या है, केवल एक सैंपल लिया गया, उस सैंपल में कोई भी आपके यानी कि इम्प्योरिटीज़ नहीं होती है, वो एकदम शुद्ध रहता है। जब किसी सैंपल के एनालिसिस किया जाता है वो शुद्ध अवस्था में किया जाता है। ओके, इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर इम्प्योरिटीज़ होगी तो उसकी भी क्या होगी, पीक प्राप्त होगी, जिससे ग्राफ थोड़ा ऐसे ही प्राप्त होगा। तो इस तरीके से अपन देखते हैं कि किस तरीके से किसी भी रेडिएशन की प्रेजेंस में बॉन्ड ब्रेक होता है। अब बात ये आती है कि कॉस्मिक, गामा और एक्स-रे की तो एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है ना, एनर्जी ज़्यादा है, तो ये क्या करवाएंगे, किसी भी कंपाउंड में बॉन्ड ब्रेक करवाएंगे। बॉन्ड ब्रेक करते ही क्या होगा, कंपाउंड डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, उसकी पीक प्राप्त नहीं होगी। तो ये तीनों रेडिएशंस तो क्या होती है, यूज़ नहीं की जाती है आपकी किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। ओके, आपके देखो एक्सरे ये वगैरह तो क्या करते हैं ह्यूमंस में, यानी कि मेडिसिन लाइन, अगर अपन मेडिकल लाइन में देखा जाए तब तो यूज़ किए जाते हैं, लेकिन आपके मान लो कंपाउंड की स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन नहीं कर सकते इसकी, तो ये क्या करते हैं, बॉन्ड ब्रेक करते हैं, बॉन्ड ब्रेक करेंगे। ओके, तो इनका कोई यूज़ नहीं। अब बात आती है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, दोनों को एकदम मिक्स में, इनकी रेंज एक दूसरे के पास होती है, तो दोनों ही यूज़ की जाती है। अल्ट्रावायलेट और दर्शक किरणें, अल्ट्रावायलेट दर्शक किरणें सनलाइट में बहुत सी पाई जाती है, जो अपने यहाँ तक भी प्राप्त अपन इन्हें, यानी कि ये इनकी रेंज ठीक ठाक है, इनसे कुछ नहीं होने वाला।
अगर इनको यूज़ किया जाता है यूवी को, तो वो किसमें यूज़ किया जाता है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, इसे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। अगर किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूवी रेडिएशन यूज़ की जाती है उसे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ओके, अब बात ये आती है कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी करता क्या है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को अपन और क्या नाम दे सकते हैं, इसमें ये नाम दे सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तो इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होगा कैसे, है ना, आपके पास जब परमाणु संरचना के अंदर आपने बोर मॉडल देखा होगा, बोर मॉडल में क्या हो रहा था कि अलग अलग स्टेट्स पाई गई थी अपने पास, यानी कि कोई आपके पास मान लो लेवल्स पाए जाते हैं, एनर्जी के लेवल, है ना, इस तरीके के लेवल पाए जाते हैं। n बराबर 1 था, 2 3 4 5 इस तरीके के लेवल होते हैं। उसमें मान लो कोई इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ग्राउंड स्टेट में होगा। जब कोई नॉर्मल कंपाउंड है उसके अंदर, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, ग्राउंड स्टेट में पाया जाता है। जब उसे एनर्जी मिलती है तभी एक्साइट होता है वो, है ना। ग्राउंड स्टेट में जितनी ही एनर्जी कम होगी किसी कंपाउंड की वो स्टेबल होगा। जैसे ही उसे एनर्जी मिलेगी वो क्या होगा, इससे एक्साइटेड हो जाएगा। एक्साइटेड होके वो किस में जाएगा, अपर लेवल में जाएगा, यानी कि अपन कह सकते हैं एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो वो क्या करेगा, यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा, है ना। तो ये जंप करवाने के लिए जो रेडिएशन यूज़ की जाती है वो होती है आपके यूवी रेडिएशन। ओके, तो यूवी रेडिएशन अपन इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन, संक्रमण की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना संक्रमण कहलाता है या ट्रांजिशन कहलाता है। ओके, तो एक लेवल से दूसरे लेवल में, दूसरे से तीसरे। अब मान लो कंपाउंड देख रहे हैं, मान लो किसी में इलेक्ट्रॉन्स की प्रायिकता ज़्यादा है, इस तरीके से मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 लेवल है, ये ग्राउंड स्टेट हो गया और ये एक्साइटेड स्टेट हो गया। अब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अपन ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट बोल सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर अपन क्या बोल सकते हैं, और इन्हें होमो बोल सकते हैं ना। होमो मतलब हो गया हाई ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, यानी कि जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें होमो कहा जाता है, हाई ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जिसमें होमो में अगर कोई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी कि इसी में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे और वो ही जंप करने वाले हैं, वो जंप किस में करेंगे, लूमो में करेंगे। लूमो का मतलब होता है लो अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, यानी कि जिसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है उसे अपन लूमो कहते हैं। तो इस यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, लूमो में जाएगा। इसको भी अपन क्या कहते हैं, ट्रांजिशन कहते हैं। ओके, ट्रांजिशन कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांजिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ही एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहा है, इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं। ओके, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए पूछा जाए कि अगर किसी के अंदर अपने को इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करवाना है, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स को भेजना है, तो अपन कौन सी रेडिएशन यूज़ करेंगे, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी या यूवी रेडिएशन यूज़ करेंगे। IR का मतलब क्या है, IR किसमें यूज़ की जाती है आपके, IR रेडिएशन यूज़ की जाती है बॉन्ड को वाइब्रेट करवाने के लिए। मान लो आपके पास कोई बॉन्ड है, वो उसके में वाइब्रेशन हो रहा है। वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, आपके कंपन हो रहा है उसके अंदर। जो कंपन किया जाता है उस कंपन की वजह से जो पीक प्राप्त होती है या जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। तो अगर किसी स्पेक्ट्रोस्कोपी में IR यूज़ किया जाता है तो उसे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। इसे कहते हैं अपन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को अपन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। इसे बताते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्या कहते हैं, वाइब्रेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। ओके, तो IR अपने पास किसी भी मान लो कोई मॉलिक्यूल लिया गया है, उसके अंदर जो वाइब्रेशन होगा, जो कंपन होगा, वो इसके अंदर क्या किया जाता है, नोट किया जाता है। इसके अंदर अपने को पता लगता है कि कितने किस तरीके के वाइब्रेशन इसमें हो रहे हैं।
ओके। तो माइक्रोवेव किस में यूज़ किया जाता है? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब है कि किसी भी अज्ञात पदार्थ का अपन किस तरीके से मास डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर वेट डिफाइन करने के लिए मास स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ की जाती है। देखो यूवी तो यूज़ की जाती है कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे और किस तरीके के ट्रांजिशन पॉसिबल होंगे। ओके। आईआर यूज़ की जाती है कि उसके अंदर वाइब्रेशन किस टाइप के हो रहे हैं, यानी कि कंपन हो रहे हैं वो किस तरीके के हो रहे हैं। माइक्रोवेव यूज़ की जाती है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ सकता है, तो मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात करने के लिए माइक्रोवेव यूज़ की जाती है। ओके। तो इस जिस स्पेक्ट्रोस्कोपी में माइक्रोवेव यूज़ की जाती है, जैसे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में माइक्रोवेव यूज़ की जाती है। तो ये इसमें किसमें यूज की जाती है? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो अलग अलग रेडिएशन के आधार पर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी चेंज हो गई। रेडिएशन यूज की जाती है आपके एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ओके। सॉरी माइक्रोवेव ईएसआर में यूज की जाती है, मास में नहीं। कोई मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में कोई भी रेडिएशन यूज नहीं की जाती है, ये आपके विदाउट रेडिएशन के अंदर होता है, इसलिए मास स्पेक्ट्रोमेट्री भी इसे कहा जाता है। ओके। तो इसमें ये ईएसआर आएगा, ईएसआर या ईपीआर। हाँ, मास का मतलब तो यही है कि उसका मास डिसाइड किया जाता है, लेकिन बगैर किसी रेडिएशन के। ओके। वहाँ कुछ और यूज़ किया जाता है, रेडिएशन यूज़ नहीं की जाती है। ईएसआर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक स्पिन रेजोनेंस। ईएसआर का रेजोनेंस स्पिन यहाँ। ईपीआर का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक प्रोटॉन रेजोनेंस। ओके। तो ये अलग अलग वर्ड है, बस आप नाम ध्यान रखना। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में अपन जानेंगे। आपके फाइनल ईयर में भी आपके एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आएगा और आपके यहाँ है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ओके। यानी कि नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। अगर आपके किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी चुंबक यानी कि उसकी सेंटर यानी कि नाभिक में अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं, उसकी अपन स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं, उसके अंदर यूज किया जाता है रेडिएशन। ओके। तो बस आप केवल नाम ध्यान रखो, यूवी का थोड़ा अच्छे से ध्यान रखो कि यूवी किस में यूज की जाती है। आपके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के अंदर आईआर किया जाता है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके जो सिलेबस में है बीएससी के अंदर यूवी है, आईआर है और रेडियो का है। ओके। और किसी का भी नहीं है, आप आगे। ओके। तीनों का इम्पोर्टेंट है, तीनों ही एक दूसरे को यानी कि एक दूसरे की हेल्प करते हैं जानने के अंदर कि किस तरीके से अपन डिसाइड कर सकते हैं। ओके। ये था आपके रेडिएशन का, आपके थोड़ा सा कि रेडिएशन होती क्या है, किस तरीके से यूज़ की जाती है। ओके। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का रियल में मीन्स होता क्या है, किस तरीके से स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ओके।